सत श्री अकाल। अज फिर हाज़र हाँ पंजाब दीयां कुछ वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे नाल। रुक करदे हाँ हुण तक दी वड्डी खबर दी। कांग्रेस दी अज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वल्लों रोस वजों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग प्रधान PPCC की अगवाई हेठ सवेरे 10 बजे गवर्नर हाउस पंजाब वाल मार्च कढ़िया जाएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ 10 बजे तो पहला PPCC सैक्टर 15 चंडीगढ़ अपने साथियों समेत पहुंचने की बेनती की है। इस पूरे रोज़ के अंदरले सच की ने, इस बारे मुकम्मल जानकारी लिए सीधा रुख करते हैं साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी का। डल्ला जी किवें देखते हो इस सारी खबर नूं? देखो अज राजा वड़िंग हुणां ने भी प्रोटेस्ट एक तरीके नाल करना है। ईडी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि असी प्रोटेस्ट करना है। हो सकता है पंजाब के गवर्नर नूं उत्थों वो मंग पत्र देने के लिए जाण। और कल देखने वाली गल रहेगी भी की जिहड़ी चंडीगढ़ की पुलिस है अगर कोई रोस मार्च किया जाता है तो की उहदी मंजूरी दिंदी है चंडीगढ़ की पुलिस, या कांग्रेस भवन के नेड़े ही बैरीकेडिंग करके उन्होंने रोकिया जाता है। सो अज इस गल का पता लगूगा। पर राजा वड़िंग होनी और कांग्रेस के जिहड़े दूसरे लीडर ने राहुल गांधी तो जिहड़ी ईडी की पुछगिछ की जा रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा सारे नाराज़ ने। और सानू पता है कि 2 दिन पहला भी राजा वड़िंग उन्होंने जलंधर दे विच भी ईडी की जिहड़ी कार्रवाई दिल्ली दे विच चल रही है राहुल गांधी तो पुछगिछ उहदे विरोध दे विच जलंधर दे विच भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया सी। इसे कड़ी दे विच अज फिर एक बारी रोस विखावा किया जा सकता है और गवर्नर जिहड़े पंजाब दे ने उन्हां नूं मंग पत्र के रूप के रूप दे विच अपनियां मंगां ने जिहड़ियां या अपना विरोध है जिहड़ा वो दर्ज कराउण लई जा सकते हैं। उधर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पुजे। उन्होंने भगवंत मान दे नाल मिल के पंजाब तो नवीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लई बसां रवाना कीतियां। इस मौके भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अज पंजाब 'च एक ईमानदार सरकार आई है। उन्होंने सियासी पार्टियां ते निशाना बन्नदिआं कहा कि जो पार्टियां इन्ने सालों विच नहीं कर सकियां वो असीं 3 महीनों विच कर दिता। आओ सुनते हैं अरविंद केजरीवाल का यह पूरा बयान। आज पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसें शुरू हो रही हैं और शानदार बसें हम देख रहे हैं, एयर कंडीशनड बसें पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, सारी सहूलियतों के साथ, पूरे आराम के साथ, बड़े आराम के साथ लोग एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, NRI हैं, वो खुद अपने गांव आते जाते रहते हैं, उनके दोस्त रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। अभी तक जब वो आया करते थे तो उनको जो बस माफिया चलता था यहाँ पे उस बस माफिया का शिकार होना पड़ता था। एक तरफ का किराया 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये होता था, लेकिन बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं था, उनको उन्हीं बसों में जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आ गई है। पहले एक पार्टी की सरकार थी, अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर क्या बदला? अफसर भी वही, अधिकारी भी वही, सिस्टम भी वही, ऊपर के नेता बदल गए, सरकार बदल गई, ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। मेरे को अभी कैलाश गहलोत जी बता रहे थे आज जो बसें जा रही हैं उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट GMR वालों ने भी वहाँ पे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आज पहला दिन है तो उनका भव्य स्वागत वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी किया जाएगा। और जैसे ये बसें दिल्ली में एंटर करेंगी तो दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम भी इनके साथ साथ चलेगी। इनकी हिफाजत के लिए इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
16 मार्च को भगवान जी ने शपथ ली थी। आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूँ। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए। भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना। मुझे बताया गया है कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। अगर हम बेईमान होते, हमने ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੰਜ ਕੱਸ ਕੇ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 75-25 ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਚੋਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਬਾ ਪਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ऐसा कि संगरूर हल्का से कभी लड़े नहीं, पहली बार ही लड़े और निश्चित रूप से बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। ढिल्लों साहब बड़ी तय दिली नाल लगे ने, जनता का प्यार मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी ने लोग चाहते हैं, निश्चित रूप से संगरूर लोक सभा असी जितन जा रहे हैं। कि कांग्रेस अज एक डुबदा होया जहाज है, लोग उन्हें छड़ के जा रहे। और जी राजस्थान की चिंतन बैठक हुई है और बिल्कुल तय हो गया कि हुण कांग्रेस परिक्रमा करने वालियां दी ही चलेगी, पराक्रम वाले चले जान। 100 दिन बहुत होंगे। ऐसा है कि सुर्खियां बटोरन वास्ते, अपनी वाहवाही करने वास्ते भगवंत मान और केजरीवाल जी ने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बिगाड़ता। की लोड़ सी वड्डे वड्डियां सुर्खियां मूसेवाला की सिक्योरिटी वाला, किनू मैसेज देना चाहते हो? क्यों गड़बड़ कराना चाहते हो? क्यों पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हो? बेवकूफियां नाल पंजाब कमज़ोर। केवल ऐड ही है, थले कुछ नहीं किता, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं मिलया, कुछ नहीं। केवल और केवल अगर कोई गिने तो हर फ्रंट ते कोई फेल सरकार है तो वो भगवंत मान केजरीवाल की पंजाब की सरकार। साडा मुकाबला हमेशा सरकार जिहड़ी इसलिए मौजूदा सरकार है जिन्होंने 22 का चुनाव जीते, असीं उन्होंने हरावांगे। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी खुल के पंजाब च काम ही नहीं सी कीता। हुण असीं वड्डे भरा की भूमिका च आए हैं और पंजाब के अंदर साडा जिहड़ा गठबंधन है
उस गठबंधन के नाल असीं लड़ के पंजाब 'ਚ चुनाव भी लड़ांगे और पंजाब असीं चुनाव जितांगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी और राजनाथ सिंह जी दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की एक ऐसी योजना बनाई, अग्निपथ योजना जिसका नाम रखा है। और इसमें अपने देश के जो यंग एकदम ऐसे युवक जो 17.5 साल से 21 साल के युवकों को एक मौका मिलेगा जो आकर के अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया जाएगा और उसमें से कुछ समय देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम करेंगे। 4 साल के पीरियड की योजना है और इस 4 साल के बाद भी उनमें से जो वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि उनको आर्मी में भर्ती होना है, डिफेंस फोर्स में भर्ती होना है, तो 25% उनमें से ये कोटा भी रखा है कि वो भर्ती हो सकेंगे। बाकी जो 75% हैं वो अपने अपने प्रदेशों में जा कर के और अन्य जो अवसर हैं उनको मिलने वाले, चाहे अपना व्यवसाय करें, चाहे सरकारी नौकरी में जाए, चाहे और कोई काम करेंगे, वो जाके कर सकेंगे। हरियाणा सरकार के नाते हमने एक योजना बनाई है कि वो 75% जो युवक वापस वहाँ से लौटेंगे तो उनको हम उनकी प्लेसमेंट में जो वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे और इसकी योजना हम अभी बनाने वाले हैं। लेकिन उनके युवाओं के एक प्रकार से अनुशासनबद्ध तरीके से, एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के आएंगे। शारीरिक दृष्टि से भी वो एक प्रकार से उनका जो बलशाली और उनकी जो कर्मठता एक प्रकार से बनेगी उस ट्रेनिंग में, तो उनको भी आगे बढ़ने का बहुत एक अवसर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे बहुत नए आयाम खुलेंगे युवाओं के लिए, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के लिए। इसमें लोगों को मौका मिलेगा और ख़ासकर हमारे प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में आर्मी में और फ़ौज में लोग जाते हैं और नेशनलिज़म और राष्ट्रवाद हमारे खून में बसता है हरियाणा पे। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है कि किसी तरीके से उनको एक रास्ता मिल पाए, जो कि लोगों की डिमांड भी थी, मांग भी थी कि ऐसा कोई रास्ता मिलना चाहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ऐसी दूरगामी सोच के हिसाब से ये पॉलिसी निकाली है। एकता देगी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि अगर 1 लाख लोग भी हर साल जाते हैं और हर साल 1 लाख लोग वापस आएंगे तो उन लोगों को भी, क्योंकि वो ट्रेन मैन पावर होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार फैसिलिटी बना के दे रही है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। वो फौज के बाद भी उनको जो सेवा निधि मिलेगी उसके बाद भी, और उनको एडजस्ट किया जाएगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਓ सुनते हैं। तो नड्डा साहब ने क्या कहा खास तौर से? जीत के साथ सबकी चलने की इच्छा होती है, तो इसलिए हम जीते हैं तो स्वाभाविक है नड्डा जी भी प्रसन्न हुए हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता प्रसन्न हुए हैं कि 2 जो सीटें थी दोनों की दोनों जो है हमारे पास दोबारा आई हैं, क्योंकि जो रिटायर होने वाले थे वो भी दोनों हमारे थे और अब जो आए हैं ये भी दोनों हमारे आए हैं। इसलिए हमारे हरियाणा का कोई नुकसान न हो, इस पर हमारा ध्यान था, वो पूरा हुआ है, ताकि हम केंद्र में जो भी राज्यसभा की सीटें हैं उसको हरियाणा के नाते से जितना हमारा करने का उतना बना दें। सर एक मैसेज कहीं ना कहीं जाता है इस तरह की जीत के साथ, कहीं ना कहीं भविष्य के लिए राज्यसभा चुनाव के हर एक जो सफलता होती है उस सफलता के नाते से आगे, उस सफलता के नाते से आगे उसका एक लाभ निश्चित होता है। सफलता के बाद अगली सफलता में उसका योगदान होता है। इसलिए लगातार हम पिछले 7-8 वर्ष से, चाहे हमारे उस समय के नगरीय चुनाव हुए थे, बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, अभी ये जो राज्यसभा के चुनाव हैं, फिर नगरीय चुनाव हैं, इस बार पंचायतों के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, एक के बाद एक लगातार हमको चुनाव की सफलता मिल रही है। पिछले चुनाव की सफलता का अगले चुनाव की सफलता में योगदान निश्चित है। उधर कल साबका केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ਵੱਲੋਂ भी राहुल गांधी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके उन्होंने कई बड़ियां गल्लां कहियां। नुकसान होता रहा, वो कांग्रेस इसको लोन देती रही। जाके सन 2010-11 में, ये मेरा ख्याल दिसंबर 2010 है अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो तारीख की ज़रूरत नहीं, 90 करोड़ जब रुपये इकट्ठे हो गए थे, ये महसूस हुआ कि ये लौटाए नहीं जा सकते। AJL यानी कि नेशनल हेराल्ड इस हालात में नहीं कि ये पैसा कांग्रेस को लौटा दे, और कांग्रेस खुद एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इसकी इक्विटी नहीं खरीद सकती थी। तो एक सलाह दी, जिनको कहें हम लीगल एक्सपर्ट्स, दुनिया देश के सबसे बड़े लीगल एक्सपर्ट और फिनेंशियल एक्सपर्ट, उनसे सलाह मिली
कि आप एक सेक्शन 25 है एक कंपनीज एक्ट में, चैरिटेबल सेक्शन 25 कंपनी बोलते हैं उसको, चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। यंग इंडियन कंपनी एक बनाई, सेक्शन 25 कंपनी बोला जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये शब्द को मार्क कर लीजिए प्लीज़, ये इसका इम्पोर्टेंट है। चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, चैरिटेबल डैश कहें या कॉमा डालें, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये कोई वित्तीय कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं जो जिसने वनिज करना है, व्यापार करना है। ये कंपनी है सिर्फ एक मुद्दे के लिए, और मुद्दा क्या था कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार ख़त्म हो रहा है उसको फिर रिवाइव करना है, उसको चलाना है। उसके लिए AICC ने जो 90 करोड़ था वो अपना इनको असाइन कर दिया। इक्विटी AICC नहीं खरीद सकती, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आइडेंटिटी, और वो इन तीनों शब्दों का जो है चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब है कि 1 रुपया इसमें कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, 1 रुपया कोई डिविडेंड नहीं ले सकता, और कोई इसकी मालकियत किसी चीज़ पे उनकी नहीं हो सकती। सिर्फ उसको डायरेक्टर्स जो होंगे उसको चलाने के लिए होंगे। कांग्रेस ने अपना लोन इनको असाइन कर दिया। दिखाना होता है ये कानूनन बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत कह नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये 50 लाख में उनको असाइन कर दिया कि अब कांग्रेस की जगह इसमें इसके क्रेडिटर होंगे यंग इंडियन। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।